Good morning students, welcome you all. I am Assistant Professor Nidhi Goyal, your accounts teacher. बच्चों हम लोग अपना बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉस्टिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में अपने पिछले लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग, व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन, अंशदान क्या होता है, ठीक है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देन उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज़ पीवी रेशो, व्हाट इज़ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को मेज़र करने में इम्पॉर्टेंट होता है। देन फर्दर आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट, व्हाट इज़ BEP, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग। देन व्हाट इज़ BEP, ओके, सो दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं BEP, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि हिंदी में इसे बोला जाता है समविच्छेद बिंदु। समविच्छेद बिंदु। देखिए हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ना आप लाभ की स्थिति में होते हैं ना हानि की स्थिति में होते हैं, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन में होते हैं, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। यानी जहाँ पर आप अपनी सारी फिक्स कॉस्ट कवर कर चुके होते हैं, ठीक है। आपने जितना भी प्रोडक्शन किया उस पर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट आई प्लस आपकी जो उस पर फिक्स कॉस्ट आई, आपकी वो पूरी कवर अप हो जाती है। अब ना आपकी पॉकेट में से जो भी गया था वो सारा का सारा वापस आ चुका है, ना 1 रुपये आपका ज़्यादा गया ना 1 रुपये आपका ज़्यादा आया, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि हमारी जो कॉस्टिंग की टर्म्स है उसमें हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, जहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट और हमारी टोटल सेल्स इक्वल हो जाती है, बोथ आर इक्वल, कॉस्ट एंड रेवेन्यू इक्वल हो जाता है ना, लागत और आगम, उसे हम बोलते हैं समविच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। तो बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ BEP। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ब्रेक इवन पॉइंट को हम 2 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट माइट बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और इट माइट बी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कि आप इसे इकाइयों के रूप में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई कितने यूनिट्स पर आकर मेरी संस्था ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन में आ जाएगी, यानी कि वो कौन सा पॉइंट होगा, मुझे कितनी सेल्स करनी होगी जहाँ पर आकर मैं अपनी सारी कॉस्ट कवर कर लूँगी, और इसके बाद अब जब मैं अपनी फर्दर सेल करूँगी तो मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, है ना। और दूसरा तरीका हम वॉल्यूम से भी ले सकते हैं कि कितना सेल्स वॉल्यूम मेरा होना चाहिए कि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाए, ताकि मैं अपनी जो पॉलिसीज़ हैं और जो मेरे टारगेट्स हैं वो BEP के आगे फर्दर जिसे बोलना चाहिए स्टैब्लिश करूं, है ना, डिटरमाइन करूं। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग इट इन यूनिट्स देन इज इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन हम पढ़ चुके हैं अंशदान, क्या था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल होती है, यहाँ पर यूनिट फिक्स कॉस्ट नहीं ली जाती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, फिक्स कॉस्ट हमेशा अमाउंट में होगी। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन को मैं यहाँ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख सकती हूँ, बट मैं नहीं लिखूंगी जस्ट बिकॉज आपको बेसिक फॉर्मूले पर कॉन्सेंट्रेट करना है। हम इसको मॉडिफाई कई तरीके से कर सकते हैं, ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। या फिर अगर मैं इसे अमाउंट में लेना चाहूँ, BEP in rupees, we should say BEP in rupees, then what would we do, fixed cost upon, 2 तरीके हो सकते हैं बच्चों, अपॉन, या तो हम इसे सीधा सीधा कह दें PV रेशो। अगर आपके पास PV रेशो कैलकुलेटेड है देन यू शुड डिवाइड दिस फिक्स कॉस्ट PV रेशो, तो आपको जो सेल्स क्वांटिटी है वो अमाउंट में आ जाएगी। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैंने यूनिट्स में कैलकुलेट कर लिया, उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना। या फिर दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो मैंने ऊपर निकाला था मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। प्रति इकाई विक्रय मूल्य से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी टोटल विक्रय, टोटल सेल्स आ जाएगी, है ना। यूनिट्स का सीधा सीधा सेल्स वैल्यू आ जाएगा, और अगर मुझे सेल्स वैल्यू को यूनिट्स में कन्वर्ट करना हो तो मैं इसे डिवाइड कर सकती हूँ इस फॉर्मूले में। सेम है ये, क्लियर, आई होप आपको समझ आया। अब आपको क्वेश्चन में क्या होगा, आपको जब भी ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होगा तो आपको क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट मेंशन होगी, आपके पास कंट्रीब्यूशन होगा, या फिर आप कहेंगे सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो उससे आप इजीली अपना ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना।
फिर बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं. इट माइट बी ऑफ 2 ways बाय विच वी कैन कैलकुलेट आवर BEP. अभी कौन कौन से 2 तरीके हो सकते हैं? एक तरीका तो हमारा इक्वेशन मेथड या फॉर्मूला मेथड है, ठीक है, अलजेब्रा, जिससे हम अपना BEP कैलकुलेट कर सकते हैं. द सेकेंड वन इज़ ज्योग्राफिकल मेथड, यानी कि आप इसमें ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन करके उसका, यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके उसका आप ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, आपको उसमें जो भी डेटा मेंशन्ड है उस को आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कीजिए, तो जहाँ पर भी आपकी टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स इक्वल हो जाएगी उसी पॉइंट पे आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात हम आगे करेंगे, अभी हम पहले फॉर्मूला की बात करते हैं. क्लियर? अब बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट आपने पढ़ा, फॉर्मूला आपने देखा, फिक्स कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सिंपल सा फॉर्मूला है ना, क्योंकि मुझे फिक्स कॉस्ट ही तो कवर करनी है, वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही आएगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ ऊपर फिक्स कॉस्ट को लिया. ध्यान रखिएगा इस बात का. दूसरी बात इसमें क्या हो सकती है बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, व्हाट आर द यूजेस. देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उस कॉन्सेप्ट की यूटिलिटी क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसकी उपयोगिता कितनी है. सबसे पहली चीज़ है ना, हमें उसकी उपयोगिता कितनी है. दूसरा, उस उपयोगिता को मैं जिसे बोलना चाहिए उसे एप्लीकेबल कैसे करूँगी, यानी कि उसका अनुप्रयोग कैसे किया जाएगा, वो सेकेंड थिंग है. जब तक आपको अगर कुछ चीज़ आती है या आपके पास कोई चीज़ है, सपोज़ कीजिए आपके पास एक मिक्सर ग्राइंडर है, लेकिन अगर आपको उसका यूज़ करना ही नहीं आता, आप अपने हाथ से ही चीज़ों को पीसे जा रहे हैं, मसाला बनाए जा रहे हैं एंड सो ऑन, तो फिर उस कंडीशन में क्या है, कोई यूज़ नहीं है आपके पास किसी भी टेक्नोलॉजी का होना. आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, यू हैव स्मार्टफोन्स. आप स्मार्टफोन पे क्या करते हैं, बस व्हाट्सएप और फेसबुक चलाते हैं और कॉल्स कर लेते हैं, दैट्स इट. और फिर आप कहते हैं कि भाई मुझे तो एप्पल का चाहिए और मुझे OnePlus का चाहिए एंड सो ऑन. तो जब आप उसके फीचर्स का यूज़ करना ही नहीं जानते हैं, आप उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या मायने रखता है कि आप 5,000 का फ़ोन लें या 50,000 का. इट डजेंट मैटर. ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी है ना, अगर हम कॉमर्स वालों की नज़र से देखा जाए तो बिल्कुल उसी तरीके से जब तक हम ब्रेक इवन पॉइंट के यूजेस को नहीं समझेंगे ना, तब तक हमारे लिए इसको पढ़ना बिल्कुल बेकार है. क्योंकि ये तो एक सिंपल सी बात है कि भाई जितने में मैंने लिया उतने में बेच दिया किसी चीज़ को और बस ब्रेक इवन पॉइंट आ गया. नॉट लाइक दैट. प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स ऐसा नहीं करते हैं. तो देखिए, मैं इसकी एप्लीकेशंस की बात करती हूँ आपसे. उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊँगी, दैट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. सुरक्षा उपांत हिंदी में से बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है. तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसे शॉर्ट में बोलेंगे बच्चों हम MS, है ना. यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग में हर जगह इसके लिए यूज़ होगा MS. हिंदी में इसे बोला जाता है सुरक्षा उपांत. ठीक है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब है, जैसे सपोज कीजिए एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अपनी सेल्स करता है. ठीक है, ये उसकी टोटल सेल्स है. फाइन, सपोज कीजिए कि 1000 यूनिट्स तक वो सेल करता है. ठीक है. अब किस पॉइंट पर आकर अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी 1000 यूनिट्स की है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे मिनिमम कितना सेल करना होगा जिससे मैं अपनी सारी कॉस्ट रिकवर कर लूँ, ताकि मैं एक सेफ जोन में रहूँ. उसके बाद मेरी जितनी ज़्यादा सेल्स इंक्रीज़ होगी उतना ही मुझे प्रॉफिट होगा. उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज डिसाइड करूँगी, है ना. अपने जो एजेंट्स और सेल्समैन हैं उनको टारगेट दूंगी. ठीक है, अपने मैनेजर्स को टारगेट दूंगी और उनके लिए जो भी इंसेंटिव्स होंगे वो डिसाइड करूंगी कि अगर आप इतनी एडिशनल सेल्स करेंगे तो आपको इतना एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सेल को बढ़ाएं. ठीक है, कॉमन फंड है. तो सपोज कीजिए कि ये 400 यूनिट्स पर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाता है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस. ब्रेक इवन पॉइंट को क्या बोला जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट. 400 यूनिट तक मेरी कॉस्ट रिकवर हो गई. अब बच्चों इसके बाद मैं जितनी भी यूनिट सेल करूँगी ना, उसमें मुझे केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा. और इस ब्रेक इवन पॉइंट से टोटल सेल्स के बीच का जो भी स्पेस है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी.
इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम MS बोलेंगे, सुरक्षा उपांत, सुरक्षा सीमा उपांत, है ना, सुरक्षा सीमा बोला जाता है इसको, सुरक्षा सीमा उपांत जो भी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। समझ आई आपकी बात। अब देखिए साफ दिख रहा है कि 400 यूनिट सेल करके तो मैंने अपना सब रिकवर कर लिया, अब मुझे लॉस की कोई संभावना नहीं है। अब मैं जितनी ज़्यादा यूनिट सेल करूँगी ना उतना ही ज़्यादा मुझे बेनिफिट होगा। इसका मतलब ये MS जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेफ जोन में रहेगी, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी मेरी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी हमारा MS है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये क्या बताता है कि आप अपने फिक्स कॉस्ट की, स्थिर व्ययों की रिकवरी किस अकॉर्डिंग कर पा रहे हैं। MS के पहले तक आपकी पूरी फिक्स कॉस्ट की रिकवरी हो चुकी होती है और इसके बाद अब आपको प्रॉफिट्स अर्न होते हैं। तो अगर ये बोला जाए कि अगर आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा उपांत कम है तो सुरक्षा उपांत कम कब होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप कॉमन सी बात है, देखिए जब आपकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका MS कम होगा। तो फिर उसका हम क्या रेमेडी कर सकते हैं, उसका क्या उपचार किया जाए। भाई कोई प्रॉब्लम है, आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो बच्चों उस कंडीशन में अगर आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, मतलब आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपना लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ा देंगे। आप जिस स्तर पर उत्पादन कर रहे हैं ना, उस उत्पादन के स्तर को, उत्पादन की क्षमता को बढ़ा देंगे। जब आप लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ा देंगे, मतलब सपोज कीजिए आपकी टोटल कैपेसिटी तो 1000 यूनिट्स की है, ठीक है, आप अभी 600 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी 60% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, और आपकी जो भी फिक्स कॉस्ट है वो उस 60% यानी 600 यूनिट्स में मान लेती हूँ, उस 600 यूनिट्स में बट रही है। अब आप क्या करते हैं, अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं। अब आप 80% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करने लगते हैं, 800 यूनिट बना रहे हैं, तो जो मेरी फिक्स कॉस्ट है जो पहले 600 में बट रही थी वो कितने में डिवाइड हो जाएगी, 800 में हो जाएगी। तो मुझे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो गई और मेरी फिक्स कॉस्ट कम होते ही मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये किसी भी संस्था की स्ट्रॉन्ग आर्थिक स्थिति को इंडिकेट करता है कि वो भविष्य में कितनी ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकती है और कितनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। तो हमारी जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं और हमारी जो फ्यूचर पॉलिसीज़ होती हैं वो इस पर बहुत कुछ डिपेंड करती हैं। साथ ही अगर आप दो ऑर्गेनाइजेशंस का कंपैरिजन करना चाहते हैं, दो संस्थाओं की लाभदायकता की तुलना करना चाहते हैं, तो उसमें भी MS अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अगर MS कम है तो आप क्या करें, आप अपने अगर फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कम नहीं कर सकते हैं तो आप अपना लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, यानी कि आप अपने उत्पादन के स्तर को बढ़ा दीजिए, या फिर आप अपनी जो सेल्स है, सेलिंग प्राइस है, उसको बढ़ा दीजिए, तो भी आप उसकी रिकवरी इजीली कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया, दैट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अब फॉर्मूला मुझे निकालने की ज़रूरत है क्या, देखिए इस लाइन पे साफ दिख रहा है, व्हाट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। साफ आ रहा है, व्हाट इज MS, MS इज इक्वल टू होगा आपने वास्तव में जितनी बिक्री की, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बच्चों मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए एक फॉर्मूला और है। कभी आप अगर कहीं फंस जाते हैं, फंसने का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पानी तो है नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, मैं पानी के बीच में फंस गई, नॉट लाइक दैट। आप अगर इन फॉर्मूलाज में, क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, आपको नहीं समझ आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ये वैल्यू आएगा, कुछ लिंक नहीं बैठ रहा फॉर्मूला का, तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MS से रिलेटेड, प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो। ये आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल के ले आएगा कि कई बार ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होना होता है लेकिन बच्चे जनरली इसको नहीं पढ़ते हैं, तो इस वजह से आपका क्वेश्चन बीच में ही रह जाता है अधूरा। तो MS इज इक्वल टू हो गया प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो, ठीक है। अब अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंट की फॉर्म में निकालना चाहूँ तो परसेंट की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसका परसेंट होगा, सेल्स का ही परसेंट होगा, है ना। तो परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू हो जाएगा, MS ही लिख दूँ ऊपर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इंटू 100। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंट हो गया, यानी इतने परसेंट मेरी सुरक्षा उपांत है, और ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर। MS इज इक्वल टू होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, यानी कि वास्तविक बिक्री माइनस सम विच्छेद बिंदु की बिक्री, सम विच्छेद बिक्री। और दूसरा फॉर्मूला इसका है प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो, इससे भी आप MS कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और परसेंट की फॉर्म में अगर आपको निकालना है तो
मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके परसेंट के बेसिस पे निकलता है, एक्चुअल सेल्स इंटू 100, ये हमारा MS होता है। हम इस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे बच्चों, और अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसकी क्या क्या यूज़ हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी किस तरह से है। उसका यूज़ डिज़ायर्ड प्रॉफिट निकालने के लिए होता है, यानी कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस सेशन में इस प्रोडक्ट से इतना प्रॉफिट होना चाहिए, तो उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होगा, मुझे कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी, मेरा पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितना होगा, ठीक है। या फिर सपोज़ कीजिए अगर मार्केट में मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई तो फिर मुझे नया सेलिंग प्राइस क्या रखना चाहिए, है ना। या फिर अगर मेरी फिक्स कॉस्ट में चेंजेस आ गए तो उसका मेरी सेल्स क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें ब्रेक इवन पॉइंट की एप्लीकेशंस में आती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी लेंगे और उन एप्लीकेशंस को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। आप तब तक इन फॉर्मूलाज को छोटे बच्चों की तरह ना कॉपी में लिख लिख कर लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।